Welcome to another episode of Urology Unplugged. Today we have a very special guest, Dr. Navneet Mishra, a renowned urologist and renal transplant surgeon from Wilson Medicine Hospital in Lucknow. With over 10 years of clinical experience, Dr. Mishra specializes in a wide range of urological surgeries. Today we are diving deep into the topic that affects many men, that is prostate cancer. Welcome, Dr. Mishra. Thanks for inviting me in such a good platform. Okay, Doctor. Let's start with the basics. What exactly is prostate and where is it located? Prostate is actually a small walnut-sized gland, like अखरोट के आकार की ग्लैंड होती है प्रोस्टेट. Okay. जो हमारे पेशाब की थैली जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसके जस्ट नीचे होती है, जिसके थ्रू यूरिन पास होता है. अच्छा. और इसका जो मुख्य काम होता है वो हमारे जो सीमेन में मेजर पार्ट होता है सेमाइनल फ्लूइड, उसको बनाने का होता है, जो इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. तो मोटे तौर पे बोला जा सकता है कि प्रोस्टेट मेल्स में एक इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल ऑर्गन है. अच्छा. तो डॉक्टर ये प्रोस्टेट कैंसर होता क्या है? देखिए, कैंसर जैसे सभी लोगों को पता है कि किसी भी सेल्स की एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ कैंसर होती है. अच्छा. उसी तरह से प्रोस्टेट में दो तरह की ग्रोथ होती है. एक ग्रोथ होती है जो आपकी लिमिटेड होती है, जिसे हम लोग आम भाषा में बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं अपनी भाषा में. और दूसरा जब ये अनकंट्रोल्ड और मैलिग्नेंट ग्रोथ हो जाती है जिसको हम लोग कैंसर कहते हैं. अच्छा. तो प्रोस्टेट में ऐसी ग्रोथ को प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, जो कि अपने सीवियरिटी या एग्रेसिवनेस के हिसाब से अलग अलग तरह का हो सकता है. अच्छा. डॉक्टर हमें ये बताइए कि व्हाट कॉजेज प्रोस्टेट कैंसर? प्रोस्टेट कैंसर का एग्जैक्ट कॉज तो कहना मुश्किल होगा, पर हाँ सर्टेन रिस्क फैक्टर्स होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए. जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है हमारी एज. जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है. यूजुअली 50-60 में ये बीमारी ज़्यादा होती है. दूसरे नंबर पे आता है फैमिली हिस्ट्री. यदि आपके पिता में या दादा में प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, अच्छा, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है प्रोस्टेट कैंसर होने का. इसलिए ऐसे लोगों को और सतर्क होना चाहिए और अपनी जांच यूरोलॉजिस्ट के थ्रू करवा लेनी चाहिए. तीसरा जो फैक्टर जो आता है वो जाति या रेस कहते हैं जिसको हम लोग. अच्छा. जैसे अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन होती है, उसमें प्रोस्टेट कैंसर के नॉर्मल पॉपुलेशन से रिस्क ज्यादा होती है. अच्छा. तो मुख्यतः ये तीन रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं. इसके अलावा सर्टेन जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं. कुछ लोगों में ऐसी जीन्स होती है जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क हाई होता है. तो ऐसे एग्जैक्ट कॉज नहीं है, पर हाँ ये 3-4 रिस्क फैक्टर बहुत हैं जिनको हम पहचान कर और उनका जांच समय पे कर लेना चाहिए. अच्छा. अच्छा डॉक्टर, ये कैसे मतलब सिम्टम्स हमको दिखाई देंगे मेल्स को कि जिससे पता चले कि मतलब हमें प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है या हो सकता है? ऐसा क्या सिम्टम्स आएंगे जिससे हम लोग को लगेगा? अगर एग्जैक्टली प्रोस्टेट कैंसर की बात की जाए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो इस कई बार तो प्रोस्टेट कैंसर में कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, मतलब वो एसिम्टोमेटिक होता है. पर जैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि पेशाब की धार कमजोर होना, जल्दी जल्दी पेशाब लगना, पेशाब में खून आना, या वीर्य जो सीमेन कहते हैं सीमेन में ब्लड आना, या बैक पेन, हड्डियों में दर्द, ये सारे सिम्टम्स होते हैं. तो इनमें प्रोस्टेट कैंसर की संभावना हो सकती है. अच्छा. ऐसा नहीं है कि अगर ये सिम्टम्स नहीं है तो आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता है. उसके बावजूद भी प्रोस्टेट कैंसर बिना लक्षण के भी हो सकता है. अच्छा. डॉक्टर हमें ये बताएं कि प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जाए? प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए यूजुअली 3 टेस्ट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं. एक तो लक्षण आपको हमने बता दिए कि लक्षण ऐसे होंगे तो प्रोस्टेट कैंसर की संभावना हो सकती है, पर वो कंफर्म नहीं है. अच्छा. पहली चीज है कि हम लोग एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं. ठीक है. जिसमें लैट्रिन के रास्ते से जो है हम प्रोस्टेट को फील करते हैं. अच्छा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप पे होता है सीरम PSA टेस्ट, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है. और ब्लड टेस्ट की वैल्यू पे हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर की संभावना कितनी ज़्यादा है कितनी नहीं है. अच्छा. और लास्ट में जो सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट होता है उसको कहते हैं प्रोस्टेट बायोप्सी, जो कि हम अल्ट्रासाउंड से देख के प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं और इस बीमारी का कंफर्मेशन करते हैं. तो 3 पॉइंट हो गए. एक पहला जो है लक्षण के आधार पे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ठीक है, सीरम PSA, अच्छा, एंड प्रोस्टेट बायोप्सी. तो डॉक्टर ये PSA टेस्ट क्या है? PSA टेस्ट का फुल फॉर्म होता है
प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अच्छा ये प्रोस्टेट में ही स्पेशली बनता है, जो ब्लड में रहता है। अच्छा तो PSA अगर की वैल्यू होती है जो डिसाइड की जाती है कि यूजली 4 से नीचे होना चाहिए। अगर ये वैल्यू 4 से ऊपर होती है तो वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर की संभावना बढ़ने लगती है। अच्छा। जैसे जैसे ये वैल्यू ऊपर जाती है प्रोस्टेट की संभावना भी उतनी ही प्रबल होती जाती है। ठीक है डॉक्टर, हमको ये बताएं कि क्या कोई ऐसी अदर कंडीशंस भी हैं जिससे लग सकता है कि ये प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं ऐसा? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर के जैसे लक्षण कुछ और बीमारियां हैं प्रोस्टेट से रिलेटेड जितनी ये हो सकती हैं। जी। सबसे कॉमन जैसे हमने पहले इसका जिक्र किया था, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि प्रोस्टेट का ही ग्रोथ होता है पर वो लिमिटेड ग्रोथ और बेनाइन ग्रोथ होती है। तो उसमें भी ये लक्षण आपको मिल सकते हैं, बार बार पेशाब होना, जल्दी जल्दी पेशाब जाना, पेशाब की धार कमजोर होना, ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेटाइटिस जो यंग पेशेंट्स में भी मिलती है, उसमें भी ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। और अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किसी वजह से होता है तो उसमें भी ये लक्षण मिल सकते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर के अलावा ये लक्षण इन 3 चीज़ों में भी पाए जा सकते हैं। अच्छा, और डॉक्टर हमें ये बताएं कि किस तरह के ट्रीटमेंट से हम इसको ठीक किया जा सकता है या इस पर क्योर पाया जा सकता है? क्या किस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं? प्रोस्टेट कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, यूजुअली हम लोग पहले उसको डायग्नोज करने के बाद उसकी स्टेजिंग करते हैं। अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज, कि वो स्टेज लोकलाइज्ड है यानी कि कैंसर केवल और केवल प्रोस्टेट तक ही सीमित है, या प्रोस्टेट के अलावा अन्य ऑर्गन्स में भी फैल गया, जिससे हम लोग अपनी भाषा में मेटास्टेटिक ट्यूमर या मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। अच्छा। उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट, जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होती है। उसमें सर्जरी में हम पूरी की प्रोस्टेट ग्लैंड निकाल देते हैं, जिसको कहते हैं रेडिकल प्रोस्टेक्टमी, जो कि अब चीरा लगा के, यानी जिसको ओपन रेडिकल प्रोस्टेक्टमी होती है, या दूरबीन विधि से और रोबोटिक विधि से, यानी लैब रेडिकल प्रोस्टेक्टमी एंड रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहा जाता है। तो इसको जो सर्जरीज होती हैं उसको रेडिकल प्रोस्टेक्टमी कहते हैं, जो ओपन, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिकली भी की जाती है। जी। इन केस अगर प्रोस्टेट कैंसर आपके शरीर के अन्य भागों में भी फैल गया है तो हमारे पास और भी तरीके हैं उसका इलाज करने के, क्योंकि उस टाइम पे सर्जरी इफेक्टिव नहीं रहती है। अच्छा। तो हार्मोनल थेरेपी होती है, जिसमें इंजेक्शंस लगते हैं या टैबलेट्स दी जाती हैं। इसके अलावा रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी आती है। अच्छा। तो सर्जरी के अलावा हार्मोनल थेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इन चारों चीज़ों से हम प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं। ठीक है डॉक्टर, हमें ये बताएं कि इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद हमें किस तरह के फॉलोअप ट्रीटमेंट्स या इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए? एक बार आपका इनिशियल ट्रीटमेंट हो जाता है, जैसे कि सर्जरी हो गई या जो भी हमने हार्मोन थेरेपी की, ठीक है, इसलिए हम बात करेंगे लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर के लिए कि अगर आपकी एक बार सर्जरी हो जाती है तो हम पेशेंट को फॉलो करते हैं विथ सीरम PSA लेवल। अच्छा, जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, ठीक इस है। लेवल पे डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कंट्रोल है या नहीं है। अच्छा, अगर इसका लेवल सर्जरी के बाद या ट्रीटमेंट के बाद बढ़ता हुआ रहता है तो हमें एडिशनल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं, अगर इसका सीरम PSA लेवल कंट्रोल रहता है, नहीं बढ़ता है, तो हमें फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमने आपको बताया हार्मोनल थेरेपी या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी, इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है अगर इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद भी PSA का लेवल लगातार बढ़ रहा होता है। तो इन चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है, हमारा प्लान क्या होगा। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, बिफोर वी रैप अप, कुछ मिथ्स हैं जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा। क्या सिर्फ बुजुर्ग लोगों को ही ये होता है? देखिए, एज एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर में जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट कैंसर का भी रिस्क बढ़ता है। तो यूजली ये बीमारी बुजुर्ग लोगों में ही होती है। अच्छा, बुजुर्ग से मतलब हमारा है कि 60 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक है। पर ऐसा 100% नहीं है। कई बार जैसे किसी की फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, तो कुछ यंग लोगों में, और यंग का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 25-30 साल की बात कर रहा हूँ, यंग का मतलब है कि 50 साल 40 साल के बाद अच्छा, आपको प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क हो सकता है। अच्छा, तो एग्जैक्टली कहना कि ये ओल्ड एज की बीमारी है, ऐसा नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री है या कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं तो 40 साल के बाद भी ये बीमारी हो सकती है। अच्छा, क्या ये बहुत एग्रेसिव है? मतलब क्या ये बहुत एग्रेसिव बीमारी है या सिर्फ ये मिथ बना हुआ है लोगों में? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर को कहना कि ये एग्रेसिव बीमारी ऐसा सही नहीं है। अच्छा, एग्रेसिव
तो हम ये कहते हैं अगर हमें बीमारी इनिशियल स्टेज में पता चल जाती है जी जी। तो इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है और ये बीमारी बहुत ही स्लो ग्रोइंग होती है। अच्छा, इसलिए इस बीमारी से कभी घबराने की जरूरत ऐसे नहीं होती है। अगर आपको सही समय पे बीमारी का पता चल जाए तो आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इन केस अगर आपको बीमारी देर में भी पता चलती है तो भी इतना इलाज इस टाइम पे करंट एरा में मौजूद है कि आपकी लाइफ को 10-15 साल इजीली बढ़ाया जा सकता है। अच्छा। तो मैंने सुना है डॉक्टर कि क्या इससे सेक्सुअल लाइफ भी पर कोई इफेक्ट पड़ता है? देखिए इस सेक्सुअल लाइफ पे असर, देखिए प्रोस्टेट बताया मैंने एक इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल ऑर्गन है मेल का जी। इस केस अगर प्रोस्टेट कैंसर होता है तो प्रोस्टेट कैंसर में ट्रीटमेंट या हमने रेडिकल प्रोस्टेक्टमी किया, रेडियोथेरेपी किया जो भी, तो प्रोस्टेट कैंसर से सेक्सुअल लाइफ पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। तो मिथ जो यूजुअली जो होती है वो लोग कहते हैं कि क्या सेक्सुअल लाइफ या ज़्यादा सेक्स करने से प्रोस्टेट कैंसर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। उसका सेक्सुअल एक्टिविटी से प्रोस्टेट कैंसर का कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा। हाँ, प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद आपकी सेक्सुअल लाइफ पे फर्क तो पड़ेगा क्योंकि ट्रीटमेंट भी प्रोस्टेट को इन्वॉल्व करती है। अच्छा, इफेक्ट पड़ेगा। तो सेक्सुअल लाइफ पे प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट का फर्क पड़ता है जी। बट ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटी से प्रोस्टेट कैंसर होने की कोई रिस्क ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, ठीक। Doctor, does it mean that a high PSA have always cancer? No. Increased serum PSA indicates that you have more probability of prostate cancer. अच्छा। But exactly it does not confirm the diagnosis of prostate cancer. If you have increased PSA level, then you have probability of maybe urinary tract infection or sometimes large size gland also causing the raised PSA or urinary tract infection or acute urinary retention. It also raises PSA. अच्छा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका PSA लेवल बढ़ा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोस्टेट कैंसर ही हो। आपको अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखवाना है, अच्छा, उनसे चेकअप कराना है, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशंस जैसे एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन किसी कारण से पेशाब रुक गई हो, अच्छा, या ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, या कभी कभार बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जिसमें लार्ज ग्लैंड हो, उसमें भी ये सीरम PSA का लेवल बढ़ जाता है। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखवाइए और प्रॉपर चेकअप करवाइए। डॉक्टर, कैन वी प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि मैंने पहले रिस्क फैक्टर आपको बताया जी जी कि एज रिस्क फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री रिस्क फैक्टर है, रेस रिस्क फैक्टर है जी। ये तीनों चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो। अच्छा एज आपकी बढ़ रही है वो बढ़ती रहेगी जी, फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर है तो वो चेंज नहीं होना है। ठीक है, आपका जो भी रेस है, अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है, जो भी आपके जेनेटिक फैक्टर है वो चेंज नहीं होना है। ठीक है। पर प्रिवेंशन के लिए मैं कहूँगा कि उसके तरीके हैं आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल, आपका हेल्दी फूड और रेगुलर एक्सरसाइज। ये चीज़ें हैं जो आपको किसी भी तरह के कैंसर प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती हैं। तो एग्जैक्ट कहना कि प्रोस्टेट कैंसर को हम प्रिवेंट कर लेंगे ऐसा तो नहीं है। अच्छा, पर हाँ, कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैं आपको बताऊंगा तो उससे आप प्रोस्टेट कैंसर की संभावना को कम कर सकते हैं। जी। साथ में आप रेगुलर स्क्रीनिंग, अच्छा, उससे क्या होगा कि आप अर्ली स्टेज में इसका पता कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप ऐसे स्टेज में ले सकते हैं जहां आपको बीमारी अपनी आप शुरुआत में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप प्रोस्टेट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, तो किस तरह से लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं कि प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क कम रहे? वेरी कॉमन लाइफ स्टाइल चेंजेस लाइक डाइट। अच्छा Your diet should be healthy, like vitamin C in this diet, high protein diet. जी, Avoid oily foods, avoid fatty foods. ठीक है। Daily exercise, ओके daily and regular exercise, ओके, and regular checkup by the urologist. These kind of lifestyles will prevent your prostate cancer in future. Thank you for joining us today on Urology Unplugged, and a very special thanks to Dr. Navneet Mishra. Thank you very much for inviting me here. मैं अपने ऑडियंस को एक टेक होम मैसेज देना चाहूँगा कि प्रोस्टेट कैंसर से घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। बस इसका नाम सुन के परेशान होने से नहीं है, आपको समय पर अपनी रूटीन स्क्रीनिंग करानी चाहिए। खासकर जिन लोगों की एज 50 साल से ऊपर है उनका रूटीनली स्क्रीनिंग होती है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन और सीरम PSA के द्वारा, जो कि यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं।
तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें और 50 साल के बाद अपनी स्क्रीनिंग प्रोस्टेट कैंसर के लिए ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर ये बीमारी इनिशियल स्टेज में पकड़ में आ जाती है तो इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है और आपको फर्दर कोई परेशानी का सामना नहीं करना है। जिन लोगों के घर में फैमिली हिस्ट्री है, यानी पिताजी या उनके दादाजी को ये प्रोस्टेट कैंसर हुआ, मैं ये कहूँगा कि उनकी स्क्रीनिंग और पहले एटलीस्ट 40 साल के बाद ही जो है होनी चाहिए। और इस तरह से प्रॉपर अवेयरनेस और प्रॉपर स्क्रीनिंग के जरिए हम इस बीमारी को इनिशियल स्टेज में ही रोक सकते हैं और सोसाइटी को एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अपने हेल्थ केयर डॉक्टर या अपने हेल्थ एडवाइजर से मिलते रहें और अपना स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट एपिसोड विद यूरोलॉजी अनप्लग्ड।